ओए ओए कहते नहीं सैमसंग S24 अल्ट्रा है भाई। ये बंदा यार अभी तेरी मिट्टी निकालता है। जो मेरी क्या निकालेगा, मैंने इसको छोड़ दिया। 7 साल की गलत है बंदे। ये देखना कैसे इसकी बात ये अलग है यार। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे मॉर्निंग की क्लास में जो मुझे यूनिक चीज़ दिखती है ना बाकी क्लासेस से, तो यहाँ पर फीमेल्स का क्राउड बाकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा है। तो उसकी दो रीज़न है, एक तो मॉर्निंग टाइमिंग और दूसरा बरामदा। तो माशाल्लाह एक अच्छी बात ये है कि हम लोग और भी कोर्सेज करवा रहे होते हैं, हमारी PIC की क्लासेस होती हैं। फीमेल्स हमें हमेशा ना हमारे पास 20% 15% रहती हैं, बाकी सब बॉयज़ होते हैं। लेकिन ये गवर्नर हाउस की क्लास में एक बेनिफिट है कि हमें बहुत सारे क्लासेस में फीमेल्स का क्राउड ज़्यादा मिलता है। हम थोड़ा सा टॉपिक्स पे आ जाते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट है, टाइम क्योंकि हमारे पास कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपके लिए प्रायोरिटी है आपका क्विज़, जो सर आपको अनाउंस करेंगे कब होगा। प्रोबेबिलिटी ये होगी जिसके ज़्यादा परसेंटेज है कि आपकी क्लास में ही हो जाएगा। आप क्लास में बैठे होंगे, सर अनाउंस करेंगे कि भाई अभी मैं क्विज़ ले रहा हूँ, और आप लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू, अपने इंटरनेट के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे और क्लास में 20-25 मिनट लगेंगे आपको, आप क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे, क्लास दोबारा कंटिन्यू रहेगी। अब वो अनाउंस सर करेंगे, टॉपिक्स क्या होंगे सर आपको बता चुके हैं। एक छोटा सा कोई ओवरव्यू कर लेते हैं, इसके बाद हमारे मेन टॉपिक्स पर आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्विज़ की। हमारा सिलेबस कहाँ रखा हुआ है, अगर आप लोग खुद पढ़ना चाहते हैं github.com पेनवर्सिटी। पेनवर्सिटी पे भी कहाँ पर लर्न मॉडर्न AI पाइथन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें रखी हुई हैं, एजेंट्स भी रखे हुए हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, लर्न मॉडर्न AI पाइथन में। आप लोगों का इस वक्त स्पेसिफिक फोकस क्या है, पाइथन ओपन एजेंट सही। दोबारा बताएं आपका फोकस क्या है, आपका इस वक्त फोकस है पाइथन। जो चीज़ पढ़ाई जा रही होती है वही फोकस होता है ना, मेरे को पता था। पाइथन में भी स्पेसिफिक क्या वैसे पाइथन क्विज फोकस है, क्विज की बात खत्म, जिंदगी फ्री हो गई। मॉडर्न पाइथन पाइथन में भी आपका स्पेसिफिक फोकस है कि मैं इस लेवल का पाइथन डेवलपर बनूं कि मैं प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के काम कर सकूं, उनके लेवल का, मतलब एक अच्छे लेवल का पाइथन डेवलपर बनूं। लेकिन एक बिगनर से एक्सपेक्टेशन रखना गलत हो जाती है समटाइम। की रीज़न ये होती है, बिगनर के नहीं है प्रोग्रामिंग होती है सिर्फ सेंटेक्स, उसके नहीं होता इफ़ ये काम करता है, फॉर ये काम करता है, वेरिएबल ऐसे बनते हैं, फंक्शन ये करते हैं। लेकिन बिगनर की डेफिनेशन क्या होती है, बिगनर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर उसने कोई प्रोग्रामिंग का सेंटेक्स लिखा तो उसके बाद कुछ सवाल के जवाब है या नहीं। सवाल क्या है कि प्रोग्रामिंग का सेंटेक्स जो आपने लिखा है उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, मतलब नज़र क्या आ रहा है लिखने के बाद, प्रोडक्ट क्या आ रही है सामने, और उस प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करने वाला है, जो कस्टमर होगा आपका या यूज़र होगा, वो यूज़र उस प्रोडक्ट को किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसमें क्या डेटा ऐड कर रहा है। जैसे कि अगर आप ई-कॉमर्स पे जाते हैं तो आपको पता है कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो वो बता रहा है मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, ये मेरा एड्रेस है, ये शिपिंग एड्रेस है, XYZ डिटेल्स वो बता रहा है। और जब कस्टमर आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, आपको ये पता है कि कस्टमर को क्या नज़र आ रहा है, कस्टमर उस पर क्या डेटा डाल रहा है, क्या डेटा ऐड कर रहा है, और वो डेटा आपके पास बैकग्राउंड पे, मतलब कोडिंग पे या उसके बैक एंड पे कहाँ पे रिसीव हो रहा है, और आप उस डेटा को कहाँ पर संभाल के रख रहे हो, मतलब कहाँ सबमिट कर रहे हो। फिर आपको ये भी पता है डेटा जो मैंने अपने पास रखा है वो मेरे किस काम का है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने का आया कि भाई मुझे पता है ये मेरी इतनी प्रोडक्ट्स जो है बिक चुकी हैं, वो अभी शिपमेंट होने के नज़दीक है, यूज़र तक पहुंच जाएगी, मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, तो ये डेटा आपके काम का है। आपको पता है भाई मैंने कुछ सामान बेचा है, ये उसका डेटा है।
तो अगर आप प्रोग्रामिंग लिखकर कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो यूज़र फेस कर रहा है और आपको पता है यूज़र क्या डेटा ऐड कर रहा है और डेटा कहाँ पे सबमिट हो रहा है बैकएंड पे, उस डेटा का मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट दूँ बिजनेस की तो आप उसकी प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको पता है वो कैसे बनेगी। ऐसे ही है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी वेबसाइट या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप किसी यूज़र से इस्तेमाल करवा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछले क्वार्टर में काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जो आपको पता है कि भाई इसमें ये 2 डेटा एंटर हो रहे हैं, ये डेटा पीछे मुझे मिल रहे हैं। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो है? कुछ ना कुछ। बाकी लोग थोड़ा सा बड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट क्लास के पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो है, तो इसका मतलब आप लोग अभी बिगनर नहीं है। आप लोग इस सवालों के जवाब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स यूज़ करके जो मैं क्रिएट करता हूँ वो यूज़र इस्तेमाल करता है और कैसे यूज़र के पास उसका क्या रिप्रेजेंटेशन जाती है। तो आपके लिए इस वक्त प्रोग्रामिंग सिंटैक्स नहीं है, आपके लिए प्रोग्रामिंग लॉजिक है। आपको पता है मैं एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स का सहारा लेता हूँ और बदले में मैं एक काम पूरा करके दे देता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर एज अ बिगनर 1+1 करता है प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए क्या होता है कि मैं कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर में 1+1 कर रहा हूँ 2 आ जाएगा। लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए 1+1 क्या होता है कि अगर कोई ई-कॉमर्स की ऐप है, कोई इन्वेंट्री है, तो उसको पता है मेरी एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बाय करने वाला 2 प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो 2 प्रोडक्ट 1+1 का मतलब है 2 प्रोडक्ट उसको मुझे देनी है। 2 प्रोडक्ट मेरे पास पीछे बैकग्राउंड पर होनी चाहिए देने के लिए। अगर बैकग्राउंड पर नहीं है तो 1+1 नहीं होगा, वहाँ पर एरर आएगा। तो ये वाला जो गैप है, अगर आपको ये मालूम है तो आप बिगनर नहीं है, आप लोग अब इस लेवल पे हैं कि आप एक्सपर्ट लेवल की तरफ जा सकते हैं। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है कि आप पाइथन के प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर बने, जिसकी पहचान ऐसी हो, सपोज करें दुनिया में अच्छा इंटरव्यू लेने वाली कंपनीज जिसमें से एक स्पेसएक्स है पाइथन का, तो आपको ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अगर स्पेसएक्स में जाके पाइथन का इंटरव्यू दूँ या उनके किसी डेवलपर के साथ बैठ के काम करूँ तो मेरा लेवल मैच होना चाहिए, मेरे पास इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इस लेवल के पाइथन पढ़ने ये आपका फोकस होना चाहिए इसमें। पाइथन अगर आपने अच्छी पढ़ ली तो पाइथन का आगे आपके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पाइथन के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जिसको आप कवर करेंगे। सपोज करते हैं हम यहाँ पर आते हैं रेपो पे हमें कहाँ जाना होता है? पाइथन कॉलेप्स पे। पाइथन कॉलेप्स पे बी स्पेसिफिक हम कहाँ जाते हैं? हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी सर ने आपको कितने टॉपिक्स बताए? कहाँ तक आपका एग्जाम होगा? 9 तक। कौन कौन से टॉपिक्स आप सारे टॉपिक्स पढ़ लिए 9 तक? माशाल्लाह, फिर तो आपकी क्लास माशाल्लाह से ट्रेन हुई भी है, तो आपको जितना टाइम मिलेगा आप और आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें। चलिए यहाँ तक तो सही है कि आप लोग माशाल्लाह से सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। मुझे कुछ टॉपिक्स के लिए रिप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ एक टॉपिक है डेटा टाइप्स। कितने लोगों को डेटा टाइप आती है? मालूम है डेटा टाइप है ये? सबको आती है पूरी क्लास को? तो बताएं क्या आती है? और बताएं, आप बताएं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप क्लासिफिकेशन। कॉपी अच्छा करा आपने, जवाब एक वहाँ से आया था आपने कॉपी कर लिया, सही है। और बताएं, और कौन बताएगा जी? टाइप डिफाइन करती है, डेटा टाइप भी भूल गए। डेटा टाइप कौन कौन सी होती है ये बताएं। डेटा टाइप, अच्छा, मोस्टली जब हम आते हैं तो यही बात सामने आती है कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, समथिंग समथिंग। इसको बंद कर देनी चैट जीपीटी से। आप लोग अभी गूगल कॉलेप्स पे वर्किंग कर रहे हैं या VS कोड पे भी कोई ना कोई कोड लिख रहा होता है? ठीक है, तो आपके पास कॉलेप्स जो है वो बड़े काम का है। काम का क्यों है कि आप कहीं पर भी हो, आपके मोबाइल में भी चल रहा है, आप किसी और का लैपटॉप एक्सेस करते हैं, वहाँ पर अपना Gmail लॉगिन करते हैं, वहाँ पर भी कॉलेप्स ओपन हो जाता है। सर ने असाइनमेंट दिया, सर को असाइनमेंट शेयर करना है, क्विक आपने वर्किंग करी, क्विक शेयर कर दिया। अगर कोई क्लाइंट आया, उसने आपको कहा कि भाई ये चीज़ मुझे थोड़ा प्रोटोटाइप बना के, तो आपने कॉलेप्स पर प्रोटोटाइप बनाई और चला क्लाइंट को चला के दिखा दी। कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्राउज़र चाहिए, कहीं भी चल जाता है।
ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक किसी क्लाइंट के प्रोडक्ट पे वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि कोलैब्स आपके डायरेक्ट काम नहीं आएगा, बल्कि आपने कोई प्रोजेक्ट प्रॉपर क्रिएट करना होगा। जैसे कि सपोज़ करें हमारी फ्राइडे की क्लास है, तो यहाँ पर मैं फ्राइडे के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब मैं सपोज़ करता हूँ ये मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं वर्किंग स्टार्ट करूँगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं अपने लैपटॉप में, हमारे पास कोई आईडी होती है और पाइथन इंस्टॉल हुआ होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथन की फ़ाइल बनाऊँ तो किस नाम से बनाऊँ? कोई भी फाइल का नाम और .py आ जाएगा। और पाइथन का कोड आप इस तरीके से टाइप कर लेते हैं। और उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन हमारे पास स्टोर होना चाहिए। हो सकता है आपके पास पाइथन 3, 3.12 अलग अलग नाम से एलियस बने हुए थे, मेरे पास पाइथन के नाम से बना हुआ है और उसको हम चला लेते हैं। यहाँ तक तो सही है। लेकिन अभी बात हुई थी डेटा टाइप की। आपने क्या डेटा टाइप बताई? स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और बाकी। मुझे ये बताएं कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया टीचर नेम का, मैंने कहा सर हमजा सैयद, इसमें डेटा टाइप कहाँ पर डिफाइन करते हैं? सही है। अब मुझे ये बताएं इसकी डेटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग। डेटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग। और इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। यही बताया आपने जवाब? सही है। दूसरा सवाल, ये जो आपके सामने डेटा लिखा हुआ है सर हमजा सैयद, ये कौन सी टाइप का डेटा है? ये भी ठीक है। ये जो कॉलन के बाद हम लिखते हैं ये क्या लिखते हैं? टाइप। फिर ये जो str लिखा हुआ है ये क्या है? डेटा टाइप। नहीं, ये क्या है? डेटा टाइप। अगर मैं इंटीजर लिखूं, अगर मैं बूलियन लिखूं, डेटा टाइप। तो कॉलन के बाद हम क्या लिखते हैं? डेटा टाइप। कॉलन के बाद हम डेटा टाइप लिखते हैं। यस। और ये यहाँ पर अगर मैं इंटीजर लिखूं तो इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। नंबर की कॉलन के बाद क्या लिखते हैं हम? डेटा टाइप। और इट्स सेफ इंटीजर जो हम लिखते हैं वो क्या है? डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप है। यस सर। और स्ट्रिंग क्या है ये जो लिखा हुआ है? ये डेटा टाइप। आपसे मैंने 4 सवाल पूछे, 4 में से 3 के जवाब करेक्ट हैं, 1 का जवाब गलत है। अब वो कौन सा है? टीचर नेम का जो वो स्ट्रिंग है। नहीं, और इतना लॉजिकल तो नहीं पूछूंगा मैं। और डेटा टाइप और टाइप ना अभी मेरे लिए इतना डिटेल तो नहीं पहले का पूछूंगा वेरिएबल ना। का नेम है, ये स्ट्रिंग है, ये गलत है। बताएं वो कौन सा गलत जवाब है? 4 में से 3 सही है। सर वेरिएबल का नाम जो स्ट्रिंग है, शायद वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर। हमजा सैयद जो ये स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, अगर हम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये बोलते हैं ये जो है स्ट्रिंग है। तो कोई हमारे से इसकी टाइप पूछेगा तो हम इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। टाइप का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है। सपोज़ करें आपके पास कोई मशीन है, मिंटिंग मशीन है आपके कंट्री के पास, वो नोट बनाती है ना, 100 का नोट, 1000 का नोट। अब वो नोट आपने चेक करा, अब उस नोट की आप क्या टाइप चेक करेंगे? क्या होता है नोट की टाइप? कि भाई ये उसी मिंटिंग मशीन का है या कहीं और का नहीं है। तो अगर आपके सामने असली नोट आएगा तो आप उस असली नोट में क्या पहचान ढूंढ रहे होते हैं? नंबर। कि ये हमारी जो पाकिस्तान की मिंटिंग मशीन है जो नोट बनाती है उसी का है या दूसरा जाली तो नहीं है। अगर उसी का हुआ तो क्या हो गया? ट्रू, यस सर। मतलब सही है नोट। अगर उस मशीन का नहीं हुआ, वो किसी ना किसी मशीन से तो बना होगा ना नोट, यस सर। किसी ना किसी मशीन से बना होगा। लेकिन अगर वो नोट जाली है तो आप उसको कैसे पकड़ते हैं? उसमें वो पहचान नहीं होती जो उस मशीन के बनने वाले नोट में पहचान होती है। तो जो आपकी टाइप होती है नोट चेक करने की, तो आप टाइप किससे मैच कर रहे होते हैं? आपकी जो पाकिस्तान की मिंटिंग मशीन है वो जो नोट बनाती है आप वो चेक कर रहे होते हैं वही वाला नोट है या दूसरा नोट तो नहीं है। समझ गए? यस सर। तो टाइप हमारे लिए मकसद क्या होता है? टाइप चेक करने, टाइप हमारे चेक करने का मकसद ये होता है कि इसका पेरेंट वही है जो इस पर लिखा हुआ है या जो होना चाहिए, पेरेंट कोई और तो नहीं है। मतलब इसका जो बनाने वाला क्रिएटर है वो कोई और तो नहीं है, जो होना चाहिए वही है। अगर मैं कह रहा हूँ ये पानी की बोतल इस मशीन से बनी है तो टाइप का मतलब क्या हुआ? ये मशीन उसकी टाइप हो गई। आप ये देखोगे ये बोतल सच में उस मशीन से बनी है या ये बात सही है गलत है? अगर सही है तो बात सही है, अगर इस मशीन से नहीं बनी तो उसका मतलब टाइपिंग रॉन्ग है।
समझ गए? यस सर। टाइपिंग लगाने का मकसद क्या होता है? उसका हम क्रिएटर को देखना होता है, उसका क्रिएटर कौन है, उसका स्टेंस किसने क्रिएट करा, उसकी कॉपी किसने बनाई है, या उसको जनरेट किसने करा। सही है? तो सर हमजा सैयद है, हम ये कह रहे हैं ये एक कीवर्ड जो भी आपने यहाँ पे लिखा है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। सही है, इसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। टीचर नेम जो है वेरिएबल है, उसमें डेटा क्या रखा हुआ है? स्ट्रिंग रखा हुआ है। और अगर हमें बताना हो, क्योंकि हम एज अ बेस्ट प्रैक्टिस प्रोग्रामर टाइपिंग देते हैं, तो हमें बताना हो कि ये जो कॉलन के बाद हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? टाइप बताएंगे। टाइप किसकी बताएंगे? जहाँ से ये क्रिएट हुआ है। लेकिन ये STR स्पेसिफिक है। STR ये टाइप नहीं है। STR क्या है? डेटा टाइप, क्लास, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं ये एक तरीका होता है लिखने का। एक्चुअली में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग बना है इसका क्रिएटर कौन है? STR की क्लास। तो यहाँ पर STR देने का मकसद ये होता है कि क्या ये इसी क्लास से बना है तो सही है, अगर इस क्लास से नहीं बना तो गलत है। हमें सिर्फ ये मैच करना होता है कि इसका पेरेंट दुरुस्त है या पेरेंट दुरुस्त नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मुझे अपनी कस्टम डेटा टाइप बनानी है, क्या मैं बना सकता हूँ? यस सर। कैसे बनेगी? क्लास के कीवर्ड से। हमने अगर टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस पढ़ी थी कुछ इस तरीके से हम लिखते थे। मैंने कोई भी नाम लिख लिया और यहाँ पर ब्लैंक क्लास के आगे पास लिखते थे। तो एक छोटा सा कीवर्ड है क्लासेस लिखने का जो हमें मालूम है। चलिए यहाँ तक भी सही है। अब मैं इस ABC से इस तरीके से बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। कोई फर्क है? नो सर। यहाँ पर मैं टाइप क्या मेंशन करूँगा? ABC जो क्लास है उसको लिख दूँगा। ये बताने की नहीं जब क्रिएट कीवर्ड बना है इस ABC से बना। तो इसका मतलब हम अपनी कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हैं। और डेटा टाइप की जगह पे हम क्लास मेंशन इसलिए करते हैं हम बता सकें ये यहाँ से क्रिएट होकर आया है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई सवाल नहीं होगा, बड़ी सिंपल चीज़ है। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो एक कॉन्सेप्ट बना होगा। मुझे ये बताया अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूँ, इसको प्रिंट करवा दूँ, तो कितने लोग कहते हैं एरर इसमें आना चाहिए क्योंकि इंटीजर में स्ट्रिंग लिखा है? कितने लोग कहते हैं नहीं होगा, एरर थोड़ी आएगा। और कितने लोगों के नज़दीक एरर नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? ये सवाल का जवाब है। आएगा, समझ ही नहीं आएगा। ये तो प्रिंट हो गया, क्यों नहीं आया एरर? एक तो बोल सारे बात आप ही कह रहे हैं पाइथन डायनेमिक है, टाइप एंड को चेक नहीं करता। तो ये जो पाइथन है कौन सा पाइथन है? 13 मैंने आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे थे, सर ने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी सी पाइथन। ये मैंने क्लास के कमेंट स्टूडेंट के देखे थे जो आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो। तो ये सी पाइथन है। तो क्या ये सी पाइथन के बाद कैपेबिलिटी है जब ये कोड को पढ़े तो ये भी मैच करे कि भाई इंटीजर है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको स्ट्रिंग होना चाहिए? नो सर। तो सी पाइथन के बाद कैपेबिलिटी नहीं, इसने नहीं बता रहा। अब एज अ टाइप ए सी के स्टूडेंट आपकी नज़र में अगर डेटा टाइप गलत हो तो क्या आता है? एरर। लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। तो आप लोग जाकर ये सर्चिंग करें कि एरर क्यों नहीं आ रहा और मैं क्या करूँ जो एरर आए। एक बात तो ये है कि अगर यहाँ पर इंटीजर लिखा है तो VS कोड मेरा साथ देगा। अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे सारे इंटीजर के मेथड दिखाएगा। तो DIR भी अगर यहाँ पर मैं STR की क्लास लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे स्ट्रिंग के मेथड, यहाँ तक तो फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं इसको रॉन्ग तरीके से चलाऊँगा गलत डेटा टाइप लिखकर तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि सी पाइथन डेटा टाइप चेक नहीं करता। अब क्या तरीका होगा डेटा टाइप चेक करने का? टाइप का एक आपके पास टूल है माईपाई का, वो अगर मेरे पास टूल हो। और पाइथन में टूल इंस्टॉल करने का तरीकेकार क्या होता है? मॉड्यूल्स पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। कैसे इंस्टॉल करते हैं कोई भी? रूबी इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम, जैसे मेरे पास माईपाई है, मेरे पास टूल है ऑलरेडी माईपाई। तो अगर मैं फाइल चलाऊँगा तो ये क्या बता देगा मुझे? टाइप चेक करके बता देगा। अभी के नहीं है, आप लोग जो टाइपिंग यूज़ कर रहे हो पाइथन के बिल्ट इन टाइपिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाइथन का जो आपके पास इंटरप्रेटर है वो टाइप स्ट्रिक नहीं है तो वो टाइप का एरर नहीं देता आपको।
लेकिन माईपाई की मदद से आप टाइप का एरर देख सकते हैं। बट माईपाई कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर सही टाइप लिखूँ और माईपाई चलाऊँ तो देखें ये प्रिंट नहीं करेगा। ये सिर्फ ये बताता है डेटा टाइप सही है सही नहीं। टाइप स्क्रिप्ट की तरह नहीं है, बस इतना सक्सेस बता दिया, नो इशू। चलाना एट द एंड हमें पाइथन से ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स हैं कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाके थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाएं। क्यूरियोसिटी आप में होना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग प्रोग्रामर हैं। और वो टॉपिक का नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या नाम है? और आपके साथ साथ ये भी देखना है कि टाइप चेकिंग कैसे हो रही है। ये जो टाइप चेकिंग है पाइथन नहीं कर रहा, माईपाई कर रहा है, ये कैसे हो रही है। ये दोनों टॉपिक सेपरेट हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप क्यूरियोसिटी दिखाएं सर्चिंग के। सही है, थोड़ा सा जाकर अपनी जस्तुजू दिखाएं इंटरनेट को ऊपर कि भाई मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वैसे पाइथन में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, आप जितने भी सर्च करेंगे आपको नए नए ऑपरेटर्स मिलते रहेंगे। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या दी हमारे पास? क्या आपने स्पेसिफिक डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है? तो डिक्लेरेटिव स्टाइल के अंदर कोडिंग करना, आपने कहा स्ट्रिंग कास्ट कर रहा हूँ। तो डिक्लेरेटिव स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या है? कंडीशन। कंट्रोल फ्लो कैसे वर्किंग करता है? अब मुझे एक बात बताएं, हमारे पास एक कोडिंग है, कोई भी कोडिंग है, ये मैंने मल्टीपल लाइनों में लिख दी। यह बात सबको मालूम है पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यस सर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे चलती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है, और इंटरप्रेट होने का मतलब है कि वो इंटरप्रेट तो इस तरीके से हो रही होती है, लेकिन इसके पीछे जो उसको चलाने वाला सिस्टम है वो उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलाता है, लाइन बाय लाइन नहीं चलाता, लेकिन इंटरप्रेट ऐसे हो रही होती है। अब ये जो इंटरप्रेट होती भी जा रही है ये लैंग्वेज, ये हर लाइन को प्रिंट कर रही है। अगर मेरे पास दो रिजल्ट हो, एक में कह रहा हूँ पास और एक में कह रहा हूँ ट्राई अगेन, सही है, ऊपर जाता है। ये दो मेरे पास रिजल्ट है, या तो पास है या तो पास नहीं है। तो मुझे अगर किसी स्टूडेंट को दिखाने के आगे मैं दोनों दिखाऊंगा तो ये एक दिखाऊंगा, लेकिन पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटर चल रहा है, वो एग्जीक्यूट होता हुआ जा रहा है लाइन बाय लाइन, तो उसने क्या करा, दोनों को प्रिंट कर दिया। तो पाइथन का फ्लो कैसे वर्किंग कर रहा है, दोनों को प्रिंट करेगा वो। तो अगर मुझे फ्लो को कंट्रोल करना है, मतलब कंट्रोल फ्लो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई कंडीशन हो, कंडीशन में या तो मैं ये चलाऊँ या तो ये चलाऊँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं कंट्रोल फ्लो का यूज़ करूँगा। कंट्रोल फ्लो मुझे कंडीशन का सहारा देगा कि आप अपने कोड का फ्लो को इस तरीके से मैनेज कर लें। अब क्या चलेगा दोनों में से? पास चल जाएगा। चल गया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा आगे तो क्या हुआ, ट्राई अगेन, एल्स आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक है, कंट्रोल फ्लो। फॉर लूप भी आपके पास इसी लॉजिक से चल रहा होता है, क्योंकि वो भी कंडीशन देखता है, फिर वो आइटरेशन में रिपीट करता रहता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो रुक जाता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वो चलता रहता है, लूप जो होता है हमारा। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, सिर्फ आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। लिस्ट एंड टेबल्स आपको मालूम है? यस सर। क्या है लिस्ट एंड टेबल्स? सीक्वेंस। अच्छा, क्लास में क्योंकि इस वक्त हमारा गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि मार्की बन रही है काफ़ी, तो आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, तो जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ना एक्टिवली, तो उतना आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, आपको बात समझ में आएगी। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, थोड़ी देर बाद आप बोर होने लग जाएंगे, क्योंकि गर्मी आपको पढ़ने नहीं देगी। गर्मी आपको भी लग रही है, हमें भी लग रही है, लेकिन उसको फील नहीं करें, फोकस सारा यहाँ पर करें। अब सवाल ये, लिस्ट एंड टपल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? इसलिए लिस्ट एंड टेबल हमें पाइथन ने प्रोवाइड करी है। यस सर। ठीक है, लिस्ट एंड टेबल हमें पाइथन ने प्रोवाइड किस लिए?
कलेक्शंस को स्टोर करने के लिए। ताकि आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कर सको। डेटा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे आप? क्या अगर आपके पास कोई डेटा है, आप उसको एक से ज़्यादा है वो आप कहाँ रखेंगे? लिस्ट में। अगर आपके पास डेटा एक से ज़्यादा है तो आप लिस्ट में रखेंगे। टपल कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसा डेटा जिसको चेंज ना करना हो, चेंज ना करना। सपोज करें यहाँ पर मैं आया और मैंने एक लिस्ट बना दी और मैंने एक टपल बना दी। अब दोनों में तो 1 और 2 रख सकता हूँ। क्या मेरे पास चेंज है? सर टपल में चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में जो आप कह रहे हैं टपल जो है वो कांस्टेंट है, मतलब स्टैटिक है, मतलब इम्यूटेबल है। लिस्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब इम्यूटेबल है, मतलब डायनेमिक है। इसका मतलब लिस्ट के आगे मैं कहीं भी अपेंड लगाकर इसमें नई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, जबकि टपल मुझे एडिशन करने की इजाज़त नहीं देगा। तो लिस्ट हमारे पास डायनेमिक है, टपल स्टैटिक है। लेकिन मुझे टपल की क्या ज़रूरत है? जब मैं जो काम टपल में कर रहा हूँ क्या वो मैं लिस्ट में नहीं कर सकता? मैं लिस्ट में नहीं ऐड करूँगा, नहीं अपेंड करूँगा। सर टपल फास्ट है। तो क्या रीज़न है स्पेसिफिक टपल बनाने के? पाइथन ने क्यों टपल बनाया? परफॉर्मेंस। और बताएं क्या जवाब आता है यहाँ से? वो तो दोनों में हो जाएंगी। और बताएं मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। कौन सा मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा? लिस्ट या टपल? चेंज नहीं कर। अब सपोज करें कांस्टेंट के लिए ना, ये वाला जो टॉपिक है मेमोरी वाला, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, लेकिन अब आपने जवाब दिया है तो उस पर सवाल बनता है। सवाल ही बनता है कैसे? मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लिस्ट टपल कम कंज्यूम करेगा, कैसे? ये तो थोड़ा लॉजिकली मुझे बताया ना। लिस्ट मेमोरी और टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, टपल मेमोरी और टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, तो कैसे? क्या वजह है? BScs के स्टूडेंट कितने इस क्लास में जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है? आपको बताओ। आप अकेले? आपने DSA पढ़ी है? फीमेल्स भी हैं कुछ। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी है DSA? उस दिन छुट्टी करी थी क्लास में। आप C में पढ़ी थी? तो ये तो बड़े खतरनाक डेवलपर होने चाहिए फिर। चलें आपसे हम सवाल करते हैं। सबने भी देख लिया, आप जिसने C का नाम किया था सबने कहा मैं अगली क्लास में उनको बता। ठीक है, अब सर ने देख लिया, सर सवाल करेंगे, मैं नहीं बचाता। पलट गया। अब सर हमेशा यही पूछेंगे आपसे, भाई C हमारे पास एक C का डेवलपर है तो वो ज़्यादा जानते हैं प्रोग्रामिंग को। ठीक है, अच्छा एक्चुअली में आपके पास प्रोग्रामिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अब आप यहाँ पर गौर से देखो। यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट नहीं है। ये मैंने टीचर नेम लिखा है सर हमजा सैयद। हमारे क्लास फ्राइडे क्लास के टीचर नेम क्या है? हमने कहा सर हमजा सैयद। इसका बेस्ट तरीके क्या था? हमने कहा टीचर नेम को यहाँ पर लिख देते हैं। काम चल जाएगा नहीं चलेगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट करूँ दोनों में क्या प्रिंट होगा? सर हमजा सैयद प्रिंट होगा। प्रिंट हो गया दोनों में सर हमजा सैयद। अब एक कॉमन सेंस बात है, क्योंकि आप C के डेवलपर हैं और आपने लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी C से पहले, आपको पता होगा प्रोग्रामिंग कैसे चलती है। कॉमन सेंस बात ये मोबाइल है, ये सब मेरे पास है, मतलब मेरी ओनरशिप में। सपोज करें मैंने आपको मोबाइल ये दे दिया, ये मोबाइल किसके पास चले गया? अब्दुल्ला के पास। अब इसकी ओनरशिप किसकी है? अब्दुल्ला की है। क्या मोबाइल मेरे पास एक्सेस करता है इस वक्त अगर मैंने अब्दुल्ला को दे दिया? एक ही मोबाइल है ना, ऐसा तो नहीं ना दोनों के पास मोबाइल आ जाएगा, इसकी कॉपी थोड़ी बन सकती। तो अगर मैंने ये मोबाइल अब्दुल्ला को दे दिया तो मेरे पास मोबाइल नहीं रहा। ये कॉमन सेंस है। एक चीज़ एक ही है तो एक ही रहेगी ना, दो तो नहीं हो सकती। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये समझ लें ये वैल्यू है सर हमजा सैयद है, ये वैल्यू किसके पास है?
टीचर नेम पे टीचर नेम के पास है, लेकिन ये टीचर नेम ने वैल्यू किसको दे दी? टीचर फ्राइडे टीचर नेम को दे दी। अगर ये टीचर ये वैल्यू फ्राइडे टीचर नेम के पास चली गई टीचर तो इसका मतलब हमारी लॉजिक के मुताबिक कॉमन सेंस ये कहता है इसके पास ये रहेगी वैल्यू। नहीं, अगर चीज़ तो एक ही है ना भाई, अगर मैंने किसी को दे दी तो उनके पास चलेगी, मेरे पास तो नहीं रही। तो मुझे बताएं लेकिन पाइथन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाइथन में क्यों एक ही वैल्यू दोनों के पास है? पहले उसके और अगर मैं यहाँ पर आके टीचर नेम को अपडेट कर देता हूँ, आपने अभी रेफरेंस कितने रेफरेंस कहा था? कितने लोग कह रहे हैं रेफरेंस का मसला ही? प्रॉपर बताएं, ईमानदारी से, कोई डरने की जरूरत नहीं। रेफरेंस, अरे बताएं ना, तुम खामोश हैं। दोबारा पूछता हूँ, कितने लोग कह रहे हैं रेफरेंस की वजह से हो रहा है, ये रेफरेंस पास हो रहा है? कोई भी नहीं किया। अरे कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट क्या मैं कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सर हम टीचर नेम को मैंने अपडेट कर दिया, सर हम परफेक्ट। यस फ्राइडे टीचर नेम को पास क्या पास हो रहा है? सर हम अब इन दोनों वेरिएबल में क्या प्रिंट होगा? दोनों में सर अहमद प्रिंट होगा। प्लीज हैंडर्स। नो सर, सर हमजा सैयद सर अहमद। अच्छा, टीचर नेम में सर अहमद है और फ्राइडे टीचर नेम में सर हमजा है। कितने लोग कह रहे हैं? नहीं, उल्टा बोला सर ने, उल्टा बोला। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के सेंटेक्स लिखकर उसको चलाते हैं सुबह शाम। एक में सर अहमद है, दूसरे में सर हमजा है। अगर रेफरेंस वाली बात थी, रेफरेंस का मतलब होता है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मुझे उसकी लोकेशन पता है, मुझे ये पता है वो चीज़ कहाँ रखी है। अगर रेफरेंस वाली बात थी तो क्या ये पॉसिबल था अगर मैं सर अहमद को चेंज करता तो दोनों के पास सेम होना चाहिए था? दोनों के पास सेम नहीं है। अब ये जो सारी हम चीज़ें डिस्कस करें, किसी भी टॉपिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पैटर्न में, लेकिन सवाल आया था कि आपने मेमोरी का नाम लिया था, तो मैंने आपसे क्या पूछा, कैसे? नाम तो आपने ले लिया, मेमोरी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे, ये कैसे बताओगे? कैसे बताना तो सही है, हाँ ये मेमोरी का इशू है, लेकिन कैसे कैसे वाला जवाब तो आपको नहीं पता। अब इसका मैं आपको करेक्ट जवाब दे रहा हूँ। करेक्ट जवाब क्या है कि कॉमन सेंस यही बोलता है कि अगर टीचर नेम के पास कोई वैल्यू है और टीचर नेम ने वो वैल्यू उठा के किसी और को दे दी तो टीचर नेम के पास वैल्यू नहीं रही। लेकिन पाइथन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है पाइथन? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोग्रामिंग नहीं करनी। प्रोग्रामिंग को जिसने बनाया है, प्रोग्रामिंग उसने कर लिया सारा, आपने सिर्फ उसके बताए हुए सेंटेंस का इस्तेमाल करके अपना काम आगे बढ़ाना। तो अगर आप पाइथन सीखते हैं, पाइथन पर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें आपने सिर्फ बताना होता है करना क्या है, वो होगा कैसे, वो पाइथन का काम। आपने बस बता दिया टीचर नेम में ये रख दो, फ्राइडे टीचर नेम में ये दे दो। इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक चीज़ की दूसरी कॉपी बना के दूसरे को देनी है, क्या करना है, क्या वर्किंग होगी, सारा काम किसने संभाला? पाइथन में। तो ये डेफिनेशन होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इसको ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहे थे, मैं ये करना ये करना ये करना, बाकी काम पाइथन का। अगर भाई ने सी का नाम लिया था, सी लैंग्वेज, या इसके अलावा जो दूसरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपने जाकर बताना पड़ता। अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया और वेरिएबल किसी और को असाइन कर दिया तो एक्चुअली में इसके पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये ब्लैंक हो जाएगा। आप इसको आगे कहेंगे भाई आपके पास डेटा है, कहेगा भाई मेरे पास डेटा था, मैंने उसको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, उसको भी बताना पड़ता है कि वो कहाँ पर जाए, कैसे जाए, किस तरीके से वर्किंग करे, क्या काम करेगा, कैसे करेगा। लेकिन हाई लेवल में ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप लोग अगर पाइथन सीख रहे हैं तो आपके पास लेवरेज क्या है? आपके पास सबसे बड़ा लेवरेज है कोड की ब्यूटी, क्योंकि आपने इन डिटेल जा के चीज़ों को देखना नहीं है। आपने एक ऐसा कोड लिखना है जो साफ सुथरा नजर आए, ब्यूटीफुल कोड नजर आए। अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं और आप भी लिख रहे हैं, आप दोनों का लिखने का पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, 50 डेवलपर काम कर रहे हैं, सब अपने स्टाइल में कोड लिखेंगे, कैसे काम चलेगा? तो सबको एक ही पैटर्न पे काम करना चाहिए, एक ही स्टाइल हो सबका, समझ रहे हैं? कि अगर आपके पास गाड़ी है, कार है, आप रोड पे चला रहे हैं तो और भी लोग कार चला रहे हैं। अगर सबका पैटर्न सेम होगा, सबको लेफ्ट साइड पे चलानी है, सबको पता ही 3 लेन है, इस पर 80 की स्पीड है, इस पर 60 की स्पीड है, इस पर 40 की स्पीड है, लेन चेंज करने के लिए मुझे रोड पे देखना है कि भाई वहाँ पर लेन चेंज ज़्यादा है या नहीं है। और ये सब देखेगा। इसका मतलब क्या, हर कोई पैटर्न फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहा है
तो सब लोग गाड़ी सही चला रहे हैं। जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा बाकी सबको भी परेशान करेगा। तो प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल होती है हमें ये फ़ायदा देती है कि आप ब्यूटीफुल कोड लिखें, अच्छे पैटर्न के साथ लिखें, एक अच्छे डिज़ाइन का कोड लिखें कि अगर किसी ने कोड लिखा है तो आपको उसका समझ आए, आपने लिखा है तो उसको आपका समझ आए। तो ये सारा टॉपिक बताने का मकसद क्या था, आपके लिए इस वक्त प्रोग्रामिंग एज अ सिंटैक्स नहीं है। आपके लिए प्रोग्रामिंग क्या है? लॉजिक है। आपके लिए प्रोग्रामिंग एक लॉजिक है जिसमें आप ये देख रहे हैं रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप प्रोग्रामिंग का सहारा ले रहे हैं। तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग पाइथन ने करती है, आप उसके सिंटैक्स इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप पाइथन के डेवलपर कहलाएंगे, आप पाइथन के प्रोग्रामर नहीं कहलाएंगे। प्रोग्राम आपने थोड़ी लिखा है पाइथन का, आपने डेवलपमेंट करी है पाइथन का प्रोग्राम इस्तेमाल करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, हमें ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे किसी ने सवाल कर ही लिया मेमोरी वाला, जब भी आपने जवाब दिया भी था, ठीक है ये वाला, तो भाई मेमोरी कैसे, क्या मेमोरी प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है? वैसे इस सवाल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न ही हम ये बोल सकते हैं पाइथन हाई लेवल है, ये काम पाइथन संभाल रहा है। हमें बस इतना पता है कि जब डेटा स्टैटिक है उसमें चेंजेस नहीं आनी तो हम टपल यूज़ करेंगे, जब डेटा डायनेमिक है जिसमें हमें पता है चेंजेस आनी हम डिस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे व्याप पर पाइथन ने ऑलरेडी ये सारे काम कर दिए, हमें क्या ज़रूरत है इस पर सोचने की। अब हमें ये पता है कहाँ डबल यूज़ करनी है, कहाँ लिस्ट यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपसे कोई रीज़न पूछता है, आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे रीज़न पूछता है तो आप कहेंगे मेमोरी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो कहेगा कैसे, बात तो समझ में आ गई। मेमोरी एंड टाइम, ये मेमोरी ज़्यादा खा रहा है, टाइम ज़्यादा खा रहा है, ये मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है, टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, कैसे, रीज़न कैसे समझ में आती है, लॉजिक कैसे बनती है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरव्यू देने जाएंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक होता है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ स्पीड अप में। एमोटाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसको और आसान करके मैं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं तो आपने क्लास में क्या कंज्यूम करेंगे, सीट्स। सीट क्या है, स्पेस, मेमोरी। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में अगर प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, इस प्रोग्रामिंग ने भी कोई सीट ली हुई है, मतलब कोई स्पेस ली हुई है, मतलब आपके मेमोरी में जगह ली है। मेमोरी होती है रैम, रैम में अपनी जगह ली है, मतलब रैम में ये तो 1 है, ये भी रैम में रखा हुआ है और 2 भी रैम में रखा हुआ है, इसने जगह ली है। सही है ना? मुझे बताएं, कॉमन सेंस बोलता है कि अगर हम जगह ले रहे हैं कहीं पर जाकर, सपोज करें आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, टेबल है और टेबल पे आप अकेले बंदे गए, आपने रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करी भाई एक बंदे की चेयर दे दो, उसके बाद जगह है, मेमोरी है, उसने मेमोरी में बताया कि भाई आप जहाँ जाके बैठे हो ये आपकी सीट है, तो आपने रेस्टोरेंट में सीट कंज्यूम कर ली, मतलब इस 1 ने आपके कंप्यूटर में जाके मेमोरी कंज्यूम कर ली। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई आपके किसी दोस्त की नज़र पड़ गई आप पे, उसने देख लिया, इसने भाई 4 ट्रीट उधार हैं उसमें और एक बैठ के अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो उसको तो नहीं छोड़ना हमें। उसने सब छोड़ के, काम छोड़ के आपके पास आ गया, उसने कहा भाई मुझे आपने ट्रीट देनी है। अब क्या करें, क्या होगा? अब क्या ये ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट में आपने एक बंदे की चेयर ली थी तो उसी टेबल पे पहले से आपके पास दूसरे बंदे की चेयर अवेलेबल हो? ज़रूरी नहीं है। इसी तरह रैम के पास भी तो हो सकता है, जब उसके बाद 1 रखा हुआ था, बराबर में 2 आया तो उसके बाद बराबर में जगह ना हो। इस सूरत में आप क्या करेंगे, रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम 2 बंदे हैं, हमें 2 लोगों की सीट चाहिए। हो सकता है वो दूसरी लोकेशन पे थे, वो क्या आप उठे वहाँ पर आ जाए दूसरे टेबल पे, तो जो 1 है ये अपनी जगह को चेंज करेगा, दोबारा करेगा, और 2 जो है वो नई जगह पे जाकर उसके साथ बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोस्त आया है इसने और भी दोस्तों को मैसेज कर दिया, अब तीसरा दोस्त भी आ गया। अब क्या करें? अब हमें पता लग गया दोस्त आते रहेंगे, हमारे पास फिर लिस्ट के अंदर लिमिट है कि कितनी लिमिट तक जाएगी लिस्ट, तो उसका मतलब हमें तो लिमिट भी नहीं पता। अगर हम रेस्टोरेंट को बोले सारी सीटें दे दो, पॉसिबल है? कैसे? हमें तो पता ही नहीं कितने लोग आने हैं, तो मसला हो जाएगा। अगर हम रेस्टोरेंट से सारी सीटें नहीं ले सकते तो क्या हम रैम से ऐसा बोल सकते हैं मैं सारी रैम मेरे नहीं रख रहा हूँ, मैं भी लिस्ट बना रहा हूँ? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डबल वाली स्ट्रेटजी करेंगे। जब मैं 1 था तो मैंने 2 सीटें ली, जब मैं 2 होऊंगा तो मैं 4 सीटें लूँगा। डबल सकते हैं। डबल से क्या फ़ायदा होगा, ना मुझे पूरा रेस्टोरेंट बुक करने की ज़रूरत और मेरा टाइम बच जाएगा।
तो जैसे तीसरा दोस्त आया मैंने कितनी सीटें ली? कितनी सीटें ली मैंने? कॉमन सेंस है ना, सारे रेस्टोरेंट तो बुक नहीं कर सकते, तो दोस्त तो आते जा रहे हैं, पता भी नहीं कितने आएंगे, तो हमने क्या करा, 2 की करती 4। तीसरा बंदा बैठा और 2 लोगों को अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। 4 लोगों का टेबल लिया, दोनों लोग अपनी जगह से उठे, दूसरे टेबल पे बैठे, फिर वहाँ पे तीसरा भी आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद 4th पर्सन आता है, मतलब 4 नंबर आप ऐड करते हो, तो क्या इसके लिए जगह चेंज करने की ज़रूरत है तीनों को? नो सर। जो पहले से 4 लोगों की सीट हमने ली। लेकिन अगर 5 आता है तो क्या करें? अब इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो हम कितने लेंगे? डबल। 4 की डबल क्या हो गई? 8 हमने सीट्स ले ली, ठीक है, 8 सीटें ले ली। इन चारों ने अपनी जगह दोबारा से चेंज करी। यस सर। दोबारा से टाइम लगा, दोबारा से नई स्पेस एलोकेट करी। अगर वो पुराने टेबल पे बैठे हुए थे तो जाहिर सी बात है, पुराने टेबल पे बैठ के अगर उन्होंने कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था तो टेबल की सफाई दोबारा होगी, तो मतलब जो स्पेस उन्होंने कंज्यूम करी थी वो उसका कोस्ट लगा, और जो नई स्पेस कंज्यूम करी उसका भी कोस्ट लगा। दोनों का कोस्ट लगेगा ना भाई। पुराना जहाँ बैठे हुए थे वो भी जगह तो कंज्यूम हुई है, फिर जब वो नए टेबल पे गए जगह वो भी कंज्यूम हुई है, समझ रहे हैं? अब अगर 6 आया तो क्या होगा? बैठ जाएगा वो। पहले से सीट है या लेनी पड़ेगी? है सर, सीट है। 7 पे लेनी पड़ेगी सीट? नो सर। 8 पे? नो सर। 9 पे? लेनी पड़ेगी सर। कितनी सीटें लेंगे? 16, और 8 लोग अपनी जगह चेंज करेंगे। आज का तो ये टॉपिक आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं एमोटाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या वो और आसान में इसको हम कर लेता हूँ कि सपोज करें आप पार्किंग के अंदर आए, वहाँ से यहाँ तक चल के 5 मिनट में, आप आए 7 मिनट में, आप आए 10 मिनट में। तो अगर मुझसे सरमजा पूछें अमीन भाई ये 3 लोग आए तो मुझे इन तीनों का एवरेज टाइम बता दो, मतलब तीनों का नहीं बताऊँगा, मुझे बता दो कि इन तीनों ने एवरेज कितना टाइम लगा है। तो मैं क्या करूँगा, 5 + 7 + 10 डिवाइड बाय 3। मैं कहूँगा सर एवरेज टाइम इन तीनों का आने में इतना लगा, ऐसे ही करूँगा ना। तो जो एवरेज टाइम है यहाँ पर, एवरेज टाइम बढ़ा या कम हो गया? जितनी लिस्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना एवरेज टाइम बढ़ता जाएगा। हर किसी का एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अगर हम टपल में आते हैं, टपल में क्या हुआ, 3 लोग निकले, उन्होंने 3 लोगों का सीट बुक करी, टेबल बुक करा, तीनों जाके बैठे खाना खाया, अगर 14 आने ही नहीं है। अब 14 बंदा आएगा नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी सिंपल हो गई, एक ही बार कैलकुलेट हो गई। स्पेस भी इसने एक ही बार कंज्यूम करी, रेस्टोरेंट भी परेशान नहीं हो रहा, भाई 3 लोग आए सुकून से आगे बैठे खाए चले। अब यहाँ पर ये मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक समझाया है। ये टॉपिक सिर्फ इंटरव्यू की हद तक सही है आपके लिए, अगर पूछे आपसे क्या रीज़न है तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो लिस्ट आपके सामने बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा टपल यूज़ करें, भाई लिस्ट तो बड़ी खतरनाक है, ये पाइथन ने आपको बना के दी है। अभी अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाते हैं वहाँ पर आपको लिस्ट एंड टपल नहीं मिलती, वहाँ पर आपको तरीका मिलता है कि इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाओ। टपल बनाने के लिए आपने खुद मेहनत करनी पड़ती, डायनामिक लिस्ट बनाने के लिए आपने खुद मेहनत करनी पड़ती, पूरा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ये कोड किसने लिखा हुआ सारा? पाइथन ने प्रोग्रामिंग करी हुई है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको उन्होंने बता दिया कि अगर डायनामिक डेटा है तो लिस्ट है, अगर स्टैटिक डेटा है तो टपल है। तो ये आपके पास फ़ायदा है कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिली में, आपने इस बारे में सोचना नहीं है, आपने बस इस्तेमाल करना है और अपना कोड की ब्यूटी के ऊपर फोकस करना है, समझ रहे हैं? चलें एक और टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। सेट्स आप लोगों ने पढ़ लिए? मॉड्यूल फंक्शंस पढ़ लिए? मॉड्यूल फंक्शंस सपोज करें आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखानी है, आप मुझसे मिले, एक सरमदा से मिले, सरमदा ने कहा भाई आप तो मेरा स्टूडेंट हो, आपकी मुलाकात कुछ टाइम बाद हुई, आपने कहा सर मैं तो पाइथन में चीता हो गया, आपने जो पढ़ाया था उसके बाद तो मैं सुबह शाम लगाया, मैंने दिन रात लगा रहा हूँ, अब तो मेरा पाइथन का इंटरव्यू ले लें अच्छे से, मैं तो बड़ा चीता बन गया। सही है, अब सर आपका पाइथन का इंटरव्यू ले लें। अब सर आपको एक टास्क देना, सर बोले यार एक बात बताओ, एडिशन का फंक्शन लिख के दिखाओ, आप लिख देंगे? कैसे लिखेंगे एडिशन का फंक्शन, कैसे लिखेंगे? हो जाएगा काम? अगर ऐसे करते काम जब भी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी है इतना। क्या सर को आपको ये इंटरव्यू लेना था? सर को पता है तो मैंने पढ़ाई हुई चीज़ क्लास में, तो मैं थोड़ा सा ऐसा इंटरव्यू लूँ मुझे पता तो लगे काम कर भी रहे नहीं कर रहे। सर ने आपको टास्क ये दिया कि भाई मुझे ये देखना है कि आप प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करते हो, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, कोडिंग कैसे करते हो। तो एक काम करो, एक एडिशन का फंक्शन लिखो, लेकिन एडिशन का फंक्शन के साथ साथ मुझे प्रॉपर कोड लिख के दिखाओ कि आप काम कैसे करते हो, मुझे आपका काम करने का स्टाइल देखना है, ठीक है? तो नॉर्मली आप क्या करोगे,
एडिशन के फंक्शन के बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे एडिशन के फंक्शन को मैं बनाऊंगा मॉड्यूल, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहा था, मैं प्रोफेशनल लेवल पे वर्किंग कर रहा था, नेक्स्ट.जेएस में क्या एक ही फाइल होती थी, अलग अलग कंपोनेंट्स होते थे, मेन फाइल अलग होती थी, उसमें आपस में टारगेट कर रहे होते थे। पाइथन में हमारे पास मॉड्यूल का टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है कि अब बनाया फंक्शन हमने, इस्तेमाल कौन करेगा? कोई और करेगा। फंक्शन बनाने का काम मेरा, इस्तेमाल करने का ये हमारा मॉड्यूल का टॉपिक है। यही टॉपिक है। यस सर। तो अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएं जो एक प्रोफेशनल नज़र आए, ताकि लगे कि हाँ भी प्रोग्रामर है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको मैं एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये फाइलों को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप 2 फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि हमें कैलकुलेटर बनाना था, तो मैंने कैलकुलेटर का फोल्डर बना दिया, और एक फ़ोल्डर हम टेस्ट के नाम से बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली। इसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल बना लूँगा, जैसे मैंने कहा add.py, ये मैंने फ़ाइल बना ली। और फाइल में मैंने क्या करा, def 8 x, y, और चल जाएगा काम? यस सर। ठीक है, काम चल जाएगा। कॉल करना पड़ेगा। कॉल कहाँ करना पड़ेगा? बाहर। ऐसे कॉल होगा? हाँ सर। कैसे होगा? ऐसे होगा? यस सर। इफ नेम कैसे होगा कॉल? इफ ओके, मैंने प्रिंट नहीं लगाया। तो कितने लोग कह रहे हैं भाई इसमें प्रिंट नहीं लगाया, इसमें एरर है? नहीं सर, चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा सर, चल जाएगा। तो क्या ये वर्किंग हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है सर। वर्किंग तो हो रही है। हो रही है। अगर मैंने प्रिंट नहीं लगाया तो प्रिंट का सिर्फ इतना काम है कि मुझे आउटपुट देखना था। अगर मुझे आउटपुट नहीं देखना, मुझे प्रिंट नहीं लगाना। अगर मैं कोई कोड अपना कहीं चलाऊंगा, मुझे प्रिंट नहीं लगाना। हाँ, खुद आउटपुट देखना है कि मैंने कहा भाई ये तो 8 के पास आउटपुट आ रहा है, तो मैं इस पर कहीं पे मंगवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट लगा देता हूँ। रिजल्ट आ गया। अब चल जाएगा ये? यस सर। और अब चल जाएगा? यस सर। नहीं, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं अभी नहीं चलेगा ये? क्यों नहीं चलेगा? रिजल्ट के अंदर चलेगा सर, आउटपुट नहीं आएगा। चला आगे देखते हैं। हाँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप लोग ना एक चीज़ पर गौर करें, वो है सवाल। मेरा ये सवाल ही नहीं है कि प्रिंट करना है, मेरा सवाल है क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। सही है। हाँ, अगर मैं कहूँ नहीं प्रिंट होगा, नहीं होगा, तो आप कहेंगे चलेगा लेकिन प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रिंट लगाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा वो कैलकुलेटर की फाइल में तो 5 आ गया। यस सर। 5 आ गया, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे 8 का फंक्शन बनाने का मकसद क्या था? मॉड्यूल में क्या होता है, फंक्शन बनाते हैं हमें, और यूज़ कोई और करता है। इस्तेमाल कोई करता है। तो फंक्शन को कॉल कौन करता है? बनाने वाला, इस्तेमाल करने वाला? इस्तेमाल करने तो वाला। अभी फंक्शन मुझे इस्तेमाल करना है, किसी और ने? किसी और ने। तो क्या मुझे ये लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर? नो सर। नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो कहाँ पे लिखूँ मैं? सपोज करें यहाँ पर मैं बना देता हूँ main.py। ठीक है, main.py की फाइल बनाते हैं। इसका एक तरीका होता है, नॉर्मली लोग मॉड्यूल वाले बनाते हैं init.py की फाइल, हम ये बना देंगे। इंपोर्ट हम कैसे करेंगे? इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है? एड को। कहाँ से करना है? app.py से। क्या हमें ऐसे भी लिखना पड़ेगा या ज़रूरत नहीं है? सर ज़रूरत नहीं है। पहले फ्राम है या नहीं है? नहीं है। ये तो चलेगा ही नहीं इससे। फ्राम एड ऐसे होगा ये? यस सर। चलेगा पक्का? यस सर। अगर यहाँ पर मैं ऐड को कॉल कर दूँ और रिज़ल्ट लगा दूँ, चलेगा ये? क्यों नहीं चलेगा? सर वैल्यू तो डालें। यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ सर पाइथन में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों एरर आएगा? आर्गुमेंट पास नहीं है सर। आर्गुमेंट पास नहीं करा हुआ, हमने दे दिया 4,4। अब चल जाएगा? यस सर। क्या चलाना पड़ेगा मुझे यहाँ से?
आ गया 8। यस सर। ये मैंने बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी फॉलो करी है, क्या फॉलो करी है? मॉड्यूल्स बना मॉड्यूल फॉलो करा है मैंने, मॉड्यूल बनाया। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम कैसे बनाते हैं और क्या काम कर सकते हैं इसमें, और क्या काम हो सकता है, और बताएं, और तरीका बताएं, और क्या हो सकता है इसमें। चलें इसको हम कॉमन रखते हैं, अभी हम इस पर ज़्यादा लॉजिक में जाते हैं। हम कहते हैं चलें एक काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेन का फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, एक क्लाउड नेटिव का छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा। और उसके नए टॉपिक्स हैं आपकी क्लास में, जो कल हमने बनाए। तो आप लोगों ने अगर 15 मिनट आप बैठ सकते हैं तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बैठ सकते हैं 15 मिनट? मुझे भी जब मेरी नमाज़ पढ़ने जाना, टेंशन नहीं लेना, सभी बैठे। ठीक है। कैसे काम होगा हमारा? ये जो हमने ऐड का फंक्शन बनाया था रिजल्ट का, हमने कहा हम इसको मेन में रख देते हैं और मेन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें दे देते हैं। क्या ये काफ़ी है? यदि क्या चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कार्ड पे चल जाएगा? नो सर। मेन को कॉल करना पड़ेगा। चल जाएगा। मेन को कॉल करना, अब चल जाएगा? यस। चल गया। आप मुझे ये बताएं, अगर 8 में मैं आऊँ, ठीक है, 8 में मैं आ गया और मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मैं यहाँ पर भी तो वर्किंग कर रहा हूँ, और इस वर्किंग करते हुए अगर मैं 5,5 लगा देता हूँ अपनी चेकिंग के लिए, और वापस कैलकुलेटर यहाँ पर आता हूँ, 8 को चलाता हूँ, इसको प्रिंट यहीं कर लेते हैं, चल गया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझे? मेरे पास एक ऐड का फंक्शन है, सर ने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं अभी, सर सिंपल है, सर ने कहा एडिशन का फंक्शन बनाओ, सारी प्रॉपर लॉजिक यूज़ करो, जैसे प्रोफेशनल काम होता है आपने ऐसे काम करके दिखाओ। आपने ऐड का फंक्शन लिख दिया, आपके पास वर्किंग कर रहा है, लेकिन आपने मॉड्यूल स्ट्रक्चर फॉलो करा है। मॉड्यूल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, मॉड्यूल स्ट्रक्चर में आप ये करते हैं कि आपका फंक्शन कोई और कॉल करता है, लेकिन आप अपनी टेस्टिंग के लिए तो यहाँ पे कॉल करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे टेस्टिंग के लिए कॉल। यस सर। तो जब आप अपनी टेस्टिंग के लिए कॉल करेंगे तो आपके पास 5,5 आपने यहाँ पे दिया, अपनी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर चल गया, 10 आ रहा है। लेकिन जब दूसरा बंदा जो आपका मेथड कॉल कर रहा है वो उसको कॉल करेगा तो क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो पुराना टेस्ट वाला भी प्रिंट हो जाएगा सर। अगर मैं अपने इनिट पर आऊँ तो इनिट के ऊपर मैंने क्या कॉल करा है, 4,4 क्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 कहाँ से आ रहा है? हमारा मॉड्यूल के अंदर भी ऐड आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर ये फाइल को मैं चला रहा हूँ, इसकी 6 लाइनें चल रही हैं, नहीं, इसकी 6 लाइनें चल रही हैं, साथ साथ 4 लाइनें इसकी चल रही हैं, टोटल 10 लाइनें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो कॉल हुआ है ये भी कॉल हो रहा है, और यहाँ जो कॉल हो रहा है ये भी कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्ट हुआ है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं कॉल नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? अगर इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास क्या तरीका है कि यहाँ पर मैं अपनी टेस्टिंग के लिए ऐड को लिख सकूँ, हटाने की ज़रूरत ना पड़े? क्या तरीका? तो एज अ प्रोग्रामर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, आप क्या ढूंढते हैं, आप उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल आपके पास प्रोग्रामिंग में होता है जिसका नाम है नेम, अंडरस्कोर नेम। इस वेरिएबल की वैल्यू देखना क्या आएगी, ये मैंने आगे स्ट्रिंग क्यों लिखा है, आगे पता चल रहा है। सम टाइम होता क्या है, बहुत सारे प्रिंट होते हैं तो प्रिंट हो जाता है, मिसलियन इतने सारे प्रिंट आ रहे होते हैं, तो सिर्फ कॉमा डाल के मैंने हार्ड टू रीड वैल्यूज ने लिखी, 4-5 प्रिंट हो तो मैं अपना प्रिंट ढूंढ लूँ उसमें कौन सा वाला है। ठीक है, आपने बस ये देखना है नेम के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, सही है, गौर से देखना है। ये मैंने चलाया 8.py, नेम के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, मेन। अब मैंने चलाया init.py, नेम के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, 8। तो आपको इस वेरिएबल का यूज़ केस समझ में आ गया क्या है। ये वेरिएबल अगर कोई फाइल को खुद चलाता है तो क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट होता है इस वेरिएबल में, मेन। अगर ये मैंने वेरिएबल 8 की फाइल में लिखा और मैं 8 की फाइल को प्रिंट करूँगा, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है,
8 होगी मेन होगी? मेन अगर मैं 8.py की फाइल चलाऊंगा, उसमें वेरिएबल है नेम का, उसको प्रिंट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट आ रही है? मेन। लेकिन कोई और जब मेरी फाइल को चला रहा है तो उसमें वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो ये हमारे किसी काम का है नेम? किस काम का है? अगर मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा दूँ और मैं उस पर ये कहूँ कि नेम जो है ये किसके बराबर है? मेन के बराबर है, तो क्या करूँ? तो हमारा 8 का फंक्शन कॉल कर दो। तो इसका फ़ायदा क्या है सब करने का? ये ट्रू कब होगा? जब 8.py की फाइल को चलाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। जब कोई दूसरी फाइल से इस फाइल को कॉल करेगा तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस नेम के बाद मेन जब भी आता है जब कोई फाइल को डायरेक्ट चलाता है। जब कोई दूसरा इस फाइल को चलाता है तो क्या होता है? ऐड आएगा। क्या होता है? तो 8 आ जाता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो 4,4 कब चलेगा ये? जब 8.py की फाइल चलेगी। और जब init.py की फाइल चलेगी 4,4 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं होगा। जब मैंने init चला दिया 4,4 चला, कौन सा वाला चला? init वाला। अगर मैंने 8.py चलाया, दोनों सूरत में 8 आ रहा है। वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब चल रहा है 4,2, init भी चल रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, एक जगह 8 आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट सही है, दोनों कॉन्सेप्ट सही है आपके? कोई मसला है इसमें? अभी आपके कोड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपने हमेशा प्रोग्रामिंग करते हुए इस्तेमाल करनी है। जब भी आप कोई कोड लिखें आपने उसको लाजमी लिखना एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, और वो क्या है उसको देखना। अगर मैं यहाँ पर आगे फंक्शन में मिस्टेक कर देता हूँ, प्लस के बजाय माइनस लगा देता हूँ, तो क्या होगा? मेरा फंक्शन किसका है? ऐड में क्या होना चाहिए? प्लस। मैंने यहाँ पे क्या करा? गलती करी है। तो यहाँ पर अगर मैंने 4,2 दिया है, या यहाँ पर मैंने 4,4 दिया है, और जब मैं इसमें यहाँ पर आगे चलाता हूँ init को, तो आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है? सही आ रहा है। एडिशन में क्या होता है? आंसर सही है गलत है? गलत आ रहा है। आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है? दोनों सूरत में आंसर गलत आ रहा है। लेकिन मेरे पास कोई, मेरे कोडिंग के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये बता सके नहीं आंसर ये नहीं आना चाहिए? नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे कोड में इसको, कि हमारे कोड की भाई कैपेबिलिटी नहीं है कि एडिशन के फंक्शन में ऐड हो रहा है जब भी चल रहा है, माइनस हो रहा है जब भी चल रहा है। असूलन एडिशन के फंक्शन में ऐड होना चाहिए, ऐड चलना चाहिए, माइनस चलना नहीं चाहिए। तो ये आपने अपने कोड में पोटेंशियल कैसे ऐड करना है कि वो बताया कि ये गलत है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि अगर आपने कोई मशीन बनाई है, आपने कहा मशीन पानी को ठंडा करती है, उसमें मैं 60 सेंटीग्रेड का पानी डालता हूँ, बदले में 8 सेंटीग्रेड का आता है, तो उसका टेस्ट केस क्या होगा? 60 सेंटीग्रेड का पानी इंसर्ट करना है, उसमें इनपुट करना है, और आउटपुट क्या आएगा? 8 सेंटीग्रेड का। तो टेस्ट केसेस का मतलब होता है कि आप अपनी मशीन को चेक कर रहे हो, अपनी लॉजिक को चेक कर रहे हो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपको सवाल भी पता है, जवाब भी पता है, आप उसके मेथड को चेक कर रहे हो कि वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैथमेटिक्स में हैंस प्रूफ होता था, सवाल भी पता होता था, जवाब भी पता होता था। हम अपने मेथड को टेस्ट करते थे कि ये सही वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड कीवर्ड होता है जिसका नाम है एसेट। एसेट रिपीट करें इसका नाम एक बार, एसेट। एसेट क्या करता है? इसमें आप कंडीशन बता देते हो, और कंडीशन में आप आउटपुट बता देते हो। जैसे यहाँ पे मैं 4,4 दे रहा हूँ, मुझे पता है क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने एसेट लिखा, रिजल्ट का वेरिएबल बताया, और मैंने कहा डबल इक्वल्स टू, मतलब कंडीशन है 8। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कोड सही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोड गलत है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ है? एरर। क्यों एरर आया? कि रिजल्ट जो है वो फॉल्स है, 8 नहीं आ रहा। सही है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, फंक्शन में माइनस की जगह दोबारा प्लस लगा देता हूँ, अब हम चलाते हैं, अब क्या होगा? अब एरर खत्म हो गया। तो एसेट ने हमारे कोड में क्या आसानी करी है कि हमने एक टेस्ट केस लगा दिया। एरर नहीं बता रही, ये टेस्ट केस है, या तो ये पास हो रहा है या ये फेल हो रहा है। एसेट ने हमें ये बताया कि आप इनपुट दो और आउटपुट भी आपको पता हो। इनपुट भी आपको पता है, आउटपुट भी आपको पता है, तो आप एसेट से डबल इक्वल टू से चेक करवा सकते हो। अगर ये ट्रू हुआ तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो एरर आएगा।
बताओ। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कोडिंग लिखने की वो आप देख लें। आप एसेट को यहाँ नहीं लिखते नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस फाइल का मैं नाम रीनेम कर लेता हूँ, मैं इसको f.py कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये जो टेस्ट की डायरेक्टरी है यहाँ पर भी मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ test_f.py। मैंने सेम फाइल लिखी है, बस मुझे क्या फॉलो करना है, फाइल के शुरू में टेस्ट_ लिखना है या तो फाइल के आखिर में टेस्ट_ लिखना है, दोनों में से एक काम करना है। सही है, यही है। मैंने कर लिया टेस्ट_। f.py का पूरा कोड मैंने कॉपी करा और मैं कहाँ पर आ गया, कौन सी फाइल बनाई है मैंने, टेस्ट f.py। ये फाइल बन गई, फोल्डर बन गया। मैंने तो अभी आती है फोल्डर बन गया। सही है, इसको test_f.py। कोड मैंने कौन सा कॉपी पेस्ट करा, सेम कॉपी पेस्ट करा कोड। बस यहाँ पे फ्रॉम को मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर के नाम से वो जगह है। काम हो जाएगा इस तरीके से हमारा। इंपोर्ट करने का देखें ये तरीका होता है। मैंने क्या करा है, कौन सा फंक्शन कॉपी करा है, ऐप वाला जो अभी इनिट के नाम से था, वो कॉपी करके उसमें से मैंने क्या हटा दिया, कॉलिंग हटा दी, प्रिंट हटा दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हटा दी और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एसेट लिखा हुआ। और यहाँ पर मैं इसको एक से ज़्यादा कॉपी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक टेस्ट केस लिखा है मैंने, एक टेस्ट केस और लिख देते हैं, इसको हम कर देते हैं result 2। उसका नाम क्या लिखते हैं, 0 0 0। अगर 0 0 भेजेंगे क्या आना चाहिए, 0 0 0। दो मैंने टेस्ट केस लिख दिए। फंक्शन के नाम में ज़रूरी है कि फंक्शन के नाम में भी आप टेस्ट_ लिखें। अगर मैंने नया क्या करा है, test_f.py की फाइल बनाई है। मैंने आपको कहा है test_ होना लाजमी, इसके आगे कुछ भी लिखे हैं। कोड मैंने कहाँ से कॉपी पेस्ट करा है, अपना सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, बस एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी। फंक्शन कॉल मुझे नहीं करना, फंक्शन कॉल कोई और करेगा, चीज़ें मुझे नहीं करनी। मॉड्यूल मैंने अपना इंपोर्ट कर लिया, जो तरीका होता है इंपोर्ट करने का, सिंपल तरीका। मेरे पास फाइल ज़्यादा बनी हुई है, ऐसा तरीका आपके पास फाइल कम होगी तो कम आसानी से हो जाएगा। फंक्शन में मैंने एक कन्वेंशन फॉलो करी है कि टेस्ट_ नाम यूज़ करा है, ठीक है। तो क्या मैंने दो चीज़ें नहीं यूज़ करी हैं, फाइल का नाम टेस्ट_ और फंक्शन का नाम टेस्ट_ और एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हटा दी। और एसेट मैंने मल्टीपल टाइम लिख दी जितनी बार मुझे टेस्ट करना था। एक बार मैंने कहा 4 और 4 भेज रहा हूँ, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक बार मैंने कहा 0 और 0 भेज रहा हूँ तो बदले में 0 आना चाहिए। अगर ये चीज़ पास हो गई तो मतलब मेरा कोड सही है, अगर ये चीज़ फेल हो गई तो मेरा कोड सही नहीं है। तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है पाइटेस्ट। पाइटेस्ट कैसे इंस्टॉल होती है, फिर इंस्टॉल पाइटेस्ट, इसको हम एंटर कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो खाली मुझे पाइटेस्ट लिख के सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करना है। ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद ये क्या बताएगा, इसने एरर बता दिया। देखें अब एरर जो है वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा एसेट लिखा होता है ना, वहाँ हम कॉमा लगा के ना ऐसे लिख देते हैं, बट 4 + 4 शुड बी 8, 0 + 0 शुड बी 0। इसका सिर्फ एक फ़ायदा है कि एरर रीडेबल हो जाता है। मैं दोबारा पाइथन लिखा और बस इसने एरर को छोड़ दिया, नहीं वही एरर दिया। इसने कहा आपके पास एरर है और आपका कोड सही नहीं चल रहा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फंक्शन में, एरर कुछ तो लग रहा है, इंपोर्ट सही नहीं हुआ मॉडल। एक काम मेरे पास हो रहा है, मुझे वो बनाना पड़ेगा मॉडल। मैं ना दोनों को एक साथ रख देता हूँ, अभी एक साथ रख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। और टेस्ट को अभी हम जब यूज़ नहीं करते, इस टेस्ट को मिटा दें।
टेस्ट अंडरस्कोर .py के नाम से फाइल है। सेम आपको कॉपी करा, टेस्ट में आया पेस्ट करा और एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी सारी, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया हमने 4 + 4 शुड बी 8। इसको कॉपी करा, 1 2 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने भेजा 0 और यहाँ पर हमने भेजा 0। सही है, वापस कोड लिख दिया। अब चलाते हैं। टेस्ट केस पास हो गया हमारा, इसको कोई टेस्ट केस मिला नहीं। हमें फंक्शन के नाम में भी टेस्ट अंडरस्कोर लिखना था। दोबारा चलाते हैं। टेस्ट केस पास हो गया। दोबारा कोड दिखा रहा हूँ, मैंने कोड क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सेम कोड कॉपी करा है। फंक्शन के नाम में टेस्ट अंडरस्कोर लिखा है और फाइल के नाम में टेस्ट अंडरस्कोर लिखा है। और मैंने PyTest की कमांड इंटर करी, इसने खुद ही फाइल ढूंढी, खुद ही फंक्शन ढूंढा और खुद ही इसको चलाया। समझ रहे हैं? अब इसकी एक और कॉन्सेप्ट देखें कि अगर मैंने 8 में आके यहाँ पर डिवाइड लगा दिया तो ये गलत है, सही है? गलत है। अब मैं अगर ये टेस्ट केस चलाऊंगा PyTest तो क्या होगा? एरर आ गया, 4 + 2 4 शुड बी 8 और 0 0 वाला भी शुड बी 8 होना था, ये एरर आ गया। तो तरीक़ेकार क्या था आपको बताने का कि आप जब भी कोडिंग करें तो आपने क्या लिखने? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस के लिए टूल कौन सा यूज़ हो रहा है? PyTest। टेस्ट केसेस लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है? फाइल का नाम क्या रिकमेंडेड है? अंडरस्कोर। फंक्शन का नाम क्या रिकमेंडेड है? टेस्ट अंडरस्कोर। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस आपने हमेशा फॉलो करनी है जब भी आप प्रोग्रामिंग करें। ये आपको यूनिक बनाएगी, कहीं भी आप जाके इंटरव्यू देंगे, कहीं भी आप काम करेंगे। अगर आप इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट, ये आपने लिखना है। आपको एक ई-कॉमर्स के हैकाथॉन में मैंने टेस्ट केसेस लिखने को दिए थे, वो बिजनेस टेस्ट केस लिखने थे। उसका भी सेम लॉजिक थी कि आपको इनपुट भी पता होता है, आउटपुट भी पता होता है, आपने सिर्फ अपना प्रोग्राम देखना होता है कि वो वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। बिजनेस यूज केस क्या होता है? भाई कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट को क्लिक करा तो बंदे में प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड हो रही है नहीं हो रही, अगर हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही तो फॉल्स। तो ये बिजनेस टेस्ट केस इस तरीके के होते हैं। लेकिन होपफुली आप जब सब मैंने जितने भी लोग हैं मैंने टेस्ट केसेस वाले ऐसे नहीं लिखे हुए थे, आपने प्रोग्रामिंग की एरर लिखी है। वो बिजनेस टेस्ट केस का मतलब था आपने बिजनेस चलाना है, अगर वो वर्किंग कर रहा है तो बताना है सही है, नहीं वर्किंग कर रहा तो बताना है फॉल्स। ये होता है बिजनेस टेस्ट केस। समझ गए? अभी तो चले आपका क्विज हो जाएगा क्लास में कभी भी, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब हमारा एक और मेजर टॉपिक है और उस टॉपिक को हमें जस्ट ओवरव्यू करना है, ज़्यादा नहीं देखना। वो टॉपिक मुझे सर ने शेयर करा है, ये वाला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमारा पूरा आर्किटेक्चर बेस करता है, जो हमारी सारी लर्निंग है, सारी चीज़ें। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है आप लोग गर्मी में बैठे हैं और गर्मी यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी कम नहीं है। तो इसको हम ना क्विक समझेंगे बहुत आसान अंदाज में। तो पहले हमने क्या चीज़ सीखी है, हम कभी भी प्रोग्रामिंग करें हम क्या लिखेंगे? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस। तो कितने लोग एग्री करते हैं आपसे मैं जो भी प्रोग्राम लिखूँगा, सर को चेक करा कहीं भी लिखूँ, मैं यूनिट टेस्ट लिखूँगा? कितने लोग एग्री करते हैं? आप लोग लास्ट में लिखना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामर की। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, सर आपको भेज देंगे। मैं सर को भी, मेरे पास जो कोड आज मैंने करा मैं सर को दे दूँगा, और सर के पास जो ऑलरेडी कोड है वो मैं ला के आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भेज दूँगा, तो उसकी टेंशन नहीं होगी। हाँ, बट टाइम कम था तो हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सही से फॉलो नहीं कर सके। अब ये जो कंटेंट आपको सामने इमेज नज़र आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और हमारा नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो हमें कम टाइम लेना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस। तो पहले आप लोग थोड़ा सा माइंड से ना जो अभी पाइथन पढ़ी है उसको थोड़ा सा भुला दें, इस माइंडसेट से कि अभी कुछ नहीं है, अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं। आँखें बंद करके थोड़ा सा सुकून से बिल्कुल फ्रेश माइंड कर लें। और मुझे कर दो
डाकू मारेगा डाका क्या हुक्म ये वो वाला डाका स्टार्ट करें। यस सर कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं, वो कोड अभी आपके लैपटॉप में चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को दिखाना हो या सर को दिखाना हो तो आप क्या करेंगे? सर आप क्या करेंगे? आप उसको चलाएंगे, चला के सर को दिखा देंगे। तो अगर कॉमन सेंस नॉर्मल हम समझें, हमें ये समझ में आता है कि कोड कहाँ चल रहा है? कंप्यूटर में, लैपटॉप में। यस सर लेकिन किसी को शेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिप्लॉयमेंट इंटरनेट के थ्रू आपको मिलेगा ना बच्चे। यही होता है ना। अगर मेरे पास लैपटॉप में कोड नहीं चल रहा और आपके पास इंटरनेट है तो मेरा कोड आप चेक कर सकते हैं, चला सकते हैं। नो सर अगर मैंने लैपटॉप में कोड चलाया, उसका एक लिंक बनाया, आपको दे दिया, कोड चल रहा है मेरे लैपटॉप में, कहीं और नहीं चल रहा है। अभी हम कहीं की बात नहीं कर रहे, वो मेरे लैपटॉप में चल रहा है, फिर मैंने लिंक बना के आपको दे दिया तो आप उसको चला रहे हैं। लैपटॉप बंद करूँगा, लिंक पे कोई कोड चलेगा? नो सर लैपटॉप ही बंद हो गया, लिंक पे कोड नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे हम? अब हमें कोई ऐसी मशीन ढूंढनी है जो हमें 24 घंटे चलानी है। लैपटॉप तो मैं बंद कर देता हूँ, तो वो कोई भी मशीन हो सकती है, उनको हम बोलते हैं सर्वर। अब कोई भी सर्वर लिया मैंने, उस पर अपना कोड चलाया, जैसे कि वो चलाने के बाद उस पर लिंक बनाया, लिंक बना के सबको दे दिया, अपने क्लाइंट को दे दिया, अपने लोगों को दे दिया, यूज़र्स को दे दिया। यूज़र्स ने लिंक पे आए, मेरा पाइथन का कोड एक्सेस करा और उन्होंने चलाया, जैसे हम वेबसाइट चलाते हैं, दूसरी चीज़ें चलाते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम खुद अपनी मशीन बाय नहीं करेंगे, वरना उसकी मेंटेनेंस हमें खुद करनी पड़ेगी। अगर मैंने मशीन बाय करी, 24 घंटे चलाई, अपने घर पे रखी, उसकी मेंटेनेंस मुझे करनी पड़ेगी ना। ऐसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 24 घंटे उसको देखना पड़ेगा। हमने कहा कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये सारी सर्विसेज रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे वो सर्विस लेंगे, उसको पर अपनी पाइथन का कोड चलाएंगे और उसका लिंक क्लाइंट को दे देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? चलाने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की और उसको मैं रेंट पे करता रहूँगा। सही है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जिसमें हम कहीं से सर्विस रेंट पे ले रहे होते हैं और अपना कोड उस पर चला रहे होते हैं और सारी दुनिया से शेयर होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैंने अपना कोड किसी मशीन पे चला दिया, सारी दुनिया से शेयर कर दिया, तो मेरे कोड के ऊपर ट्रैफिक कितना आएगा, कितने लोग आएंगे एट अ टाइम? इस वर्ड को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड। हमारे नॉर्मल बैंकिंग के टर्म में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन पर सेकंड। बाकी लोग एक बार रिपीट करें, क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन पर सेकंड। ट्रांजैक्शन पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में एक काम हो रहा है। 2 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, 2 सेकंड में 2 काम हो रहे हैं। 3 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 काम करने वाला सिस्टम। ठीक है, ये हमारा लोड है। सपोज कर सकते हैं कि आप कहीं पे गए, आप सर से सवाल पूछना है तो सर एक टाइम पे एक जवाब दे सकते हैं। सही है, तो सर एक ट्रांजैक्शन पर सेकंड एक कर रहे हैं। अगर सर एक टाइम पे 2 काम कर सकते हैं, सर कहेंगे ट्रांजैक्शन पर सेकंड 2 कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे लैपटॉप के बाद भी कुछ कैपेबिलिटीज़ है। इसमें लगा हुआ था CPU, रैम एंड नेटवर्क। CPU, रैम एंड नेटवर्क का काम क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको पूरा करके देना। अब मैंने कहा मेरे पास 2 CPU हैं और 2 CPU एक टाइम में 4 ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, अगर मुझे 10 ट्रांजैक्शन करवानी होगी, कितने CPU लगाऊंगा? 5 लगाऊंगा। ठीक है, एक टाइम पे 2 काम कर रहा था, तो 10 काम करने हैं तो 5 लगाऊंगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है, अगर मेरे पास 20 हुई तो मैं कितने लगाऊंगा? 10। क्या मैं बढ़ाता रहूँगा? अगर मेरे पास 1 लाख हुई तो क्या मैं लगा सकता हूँ 50,000 CPU अपने लैपटॉप में? नो सर। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो इस कीवर्ड को बोलते हैं, मतलब इस सब कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? कि किसी चीज़ की पावर, स्पेक हमने बढ़ा दी या कम कर दी। बढ़ाने को बोलेंगे आप कर दिया, कम करने को बोलेंगे डाउन कर दिया। मार्की की सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मार्की में यहाँ पे सीट्स हैं, सीट्स पे आप लोग बैठे हुए हैं। अगर इस मार्की में 2000 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन 500 सीट रखी हुई है, 1500 स्टूडेंट और आएंगे, हम क्या करेंगे? स्केल अप में हम क्या कर रहे हैं? कुर्सियाँ बढ़ा रहे हैं। मार्की के अंदर ही बढ़ाएंगे, बाहर तो नहीं रखेंगे। हमने मार्की में कुर्सियाँ ऐड कर ली, मार्की फुल हो गई। अगर मार्की फुल हो गई तो अब हमें क्या करना है? अब और स्टूडेंट्स आ गए, अब हमें दूसरी मार्की बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो सीट्स लग नहीं सकती। फिर दूसरी मार्की बनाएंगे, हम बराबर में बनाएंगे, उसमें सारा बोर्ड, माइक, हर चीज़ दोबारा से लगेगी, दोबारा से स्टूडेंट बैठेंगे, वो फुल हो जाएगी। तीसरी मार्की बनाएंगे, फिर उसमें हम सीट्स लगाएंगे, वो फुल हो जाएगी। तो हम कौन से लेवल पर स्केलिंग कर रहे हैं? कौन सा स्केल होता है ये? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या कर रहे हैं? मार्की फुल होने के बाद दूसरी मार्की, तीसरी मार्की, चौथी मार्की। इसी तरीके से सर्वर जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, इसके बाद लोड आया, आपने इसकी CPU बढ़ा दी,
ओवरलोड आया, आपने और CPU बढ़ा दिया, आप स्केलेबिलिटी कर दो, आप स्केल अप कर दो। एक टाइम ऐसा आया कि इसमें CPU नहीं बढ़ सकते, तो आपने क्या करा, दूसरा सर्वर लगाया, उसमें चीज़ें बढ़ाना शुरू कर दी। एक टाइम पे आया उसमें भी बढ़ नहीं सकते, तीसरा लगाया, चौथा। तो इस स्केलिंग को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और ये वाली स्केलिंग को हम उल्टा क्या बोलेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, सेम मशीन में उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, मतलब स्पेक बढ़ा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल में हम क्या कर रहे हैं, मशीन दूसरी लगा रहे हैं, कोई एक मशीन फुल हो गई, समझ रहे हैं। अब ये जो स्केलेबिलिटी है ये हम क्यों कर रहे हैं कि यूज़र का क्या आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, हमें दूसरी मार्केट बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो स्केलेबिलिटी ट्रैफिक के ऊपर कर रहे हैं। तो ट्रैफिक तो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा लोग आएंगे, कभी कम आएंगे। तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूसली स्केल अप स्केल डाउन, हॉरिजॉन्टल स्केल अप हॉरिजॉन्टल स्केल डाउन, वर्टिकल स्केल अप वर्टिकल स्केल डाउन, ये करना है। उसकी रीज़न अगर मैं यहाँ 2000 सीटें लगाऊँ, 200 स्टूडेंट बैठे हों, क्या मुझे सारे ऐसी सारी सीट लगाने की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे कम करनी पड़ेंगी। जब 2000 आएंगे तो मैं बढ़ा दूंगा, जब 4000 आएंगे तो और बढ़ा दूंगा, फिर कम हो जाएंगे फिर कम कर दूंगा। ये जो मैनेजमेंट है स्केलेबिलिटी की, अप करना, डाउन करना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये मैनेजमेंट के साथ साथ जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको डाइवर्ट करना। भाई वाली मार्केट फुल हो गई, अब वहाँ जाओ, वाली मार्केट फुल हो गई, अब आगे जाओ, वाली मार्केट फुल हो गई, वहाँ जाओ, फिर देखा मार्केट फुल हो गई, एक और मार्केट बनाओ, स्टूडेंट खड़े हैं उनको बैठाना है। ये जो सारी मैनेजमेंट है, ये सारी मैनेजमेंट आपको करके देता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CNCF क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इसका एक स्पेसिफिक टूल है, उसका क्या नाम है, कुबरनेटिस। कुबरनेटिस का काम है स्केड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ये कुबरनेटिस, इसका काम है स्केड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, ये जो अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशन बताई है, सारे काम बताए, ये सारे काम जो करेगा उसको बोलेंगे ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन कर रहा है मतलब मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मार्की कम करनी है, स्केलेबिलिटी, स्केल अप स्केल डाउन, स्टूडेंट्स को शफल करना है, स्टूडेंट को बिठाना है। फिर कोई आके मुझसे पूछे भाई वाला स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ, मैं कहूँगा वहाँ बैठा हुआ, वाला स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ, वहाँ बैठा हुआ। ये जो सारी मैनेजमेंट लेवल के काम है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब आसान जबान में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कौन सा टूल है ये, कुबरनेटिस। कुबरनेटिस इस वक्त क्लाउड नेटिव की दुनिया का सबसे मोस्ट डिमांडिंग टूल है। इस वक्त भी इसकी रिसोर्सेज कम है, दुनिया में इसकी शॉर्टेज लगी है। तो आप लोग जब आगे जाएंगे, उससे पहले जब कुबरनेटिस नई आई थी और कुबरनेटिस का सारा काम मार्केट में बढ़ रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में जो इनिशियल लेवल पे, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने इसको पढ़ना शुरू करा था, हमने इसको वर्किंग करना शुरू करी थी, हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में जो शुरू की कुछ सर्टिफिकेशंस थी, मतलब हमारा पहला बैच था, हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशंस को पढ़ना शुरू करा था, इस पर वर्किंग स्टार्ट करी थी। हमने ये देखा था कि भाई इस पर और क्या क्या हो सकता है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ। तो उस टाइम पर ये भी एक सर्टिफिकेशन थी जो वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान में से, और इस पर डेट भी लिखी हुई है 2019 मार्च 16। तो आप लोग भी जब आगे जाएंगे, कुबरनेटिस हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपने भी अपना इरादा बनाना है सर्टिफिकेशंस करने के। ये सर्टिफिकेशन मेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन थी। इसकी वजह से मेरा पूरा लाइफ का कैरियर गोल चेंज हो गया था, क्योंकि इस वक्त इसकी डिमांड है और आज भी इसकी डिमांड उतनी है जितनी पहले थी, और बल्कि उल्टा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप ये देखें कितनी बड़ी स्केलेबिलिटी संभाल रहा है, कितना बड़ा वर्कलोड संभाल रहा है। आप सोचें 20 मिलियन यूज़र का वर्कलोड कैसे मैनेज होगा। आपके पास अगर कुबरनेटिस है तो आप कम रिसोर्स में कम टाइम में मैनेज कर लीजिए। अगर कुबरनेटिस नहीं है तो मैनेज करने के लिए ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, उनकी मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल से होगी, चीज़ों को बहुत मुश्किल से स्केलेबल करना पड़ेगा। वही काम कुबरनेटिस एक सिंगल हैंड में बड़ा ईजी तरीके से आपको करके देगा। अब कुबरनेटिस का हमें काम तो समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक होता है कंटेनर। कंटेनर का टॉपिक क्या होता है, ये कुबरनेटिस बोलता है कि आप कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन उठा के ले आओ, मैं उसको नहीं चलाऊँगा। मैं चलाऊँगा सिर्फ एक शर्त पे कि आपकी एप्लीकेशन कंटेनर में चलनी चाहिए। अब हम कहेंगे ये क्या बात हो गई, अब हम कंटेनर में एप्लीकेशन कैसे चलाएं। इसका मतलब क्या होता है कि कुबरनेटिस नेटिव आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। नेटिव किसको बोलते हैं हम,
सपोर्ट करते हैं, हमारे पास दरख्त हैं। एक होता है कि हमने चेंज हुआ बीज हम उठाते हैं, अमेरिका से बीज लेते हैं जिसकी जेनेटिक्स चेंज हुई होती है, उसको हम ज़मीन पे लगाते हैं और उससे अपना पौधा उगाते हैं, उससे वर्किंग करते हैं। तो वो दरख्त नेटिव नहीं हुआ, उसका बीज अमेरिका से आया। लेकिन एक वो दरख्त जिसका बीज भी हमारा ज़मीन पे हमारी है, दरख्त भी यहीं पे होगा, यहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पर वो ग्रो करा है, तो वो हमारा नेटिव दरख्त हो गया। इसी तरीके से नेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पर उसका बीज है वहीं पर वो ग्रो कर रहा है। तो नेटिव का मतलब ये है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, आप डेवलपर हो, तो आपने कोडिंग उसी चीज़ों पे करनी है जिस पे उसको कुबरनेटिस पे चलना है। मतलब आपके लैपटॉप की डेवलपमेंट और मेरा सर्वर जिसमें 24 घंटे में आपका कोड चलाऊंगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। इसको नेटिव बोलेंगे। मतलब जिस ज़मीन में दरख्त हो गया उसी ज़मीन में वो ग्रो कर रहा है। अब आप ये कहेंगे इसका मतलब अगर मुझे एप्लीकेशन कुबरनेटिस पे चलानी है तो इसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट होगी? इसकी प्लानिंग आपकी डेवलपमेंट टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने कोड करा, किसी को दिया, फिर वो कुबरनेटिस पे चलाया, नहीं। अब कुबरनेटिस पे चलानी है तो डेवलपमेंट ने ये सोचना होगा कि मेरी चीज़ कुबरनेटिस पे चलेगी तो मुझे उसी के हिसाब से इसको वर्किंग करनी है। इसको हम बोलते हैं क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट या क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर। कि डेवलपमेंट करते वक्त हम नेटिव डेवलपमेंट करते हैं कि वो क्लाउड पे चलेगा, मतलब क्लाउड की सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है पहले से। तो जो क्लाउड नेटिव का कॉन्सेप्ट आता है ये कंटेनर से आता है कि आप अपने लैपटॉप में कंटेनर चलाओगे, उसमें सारी वर्किंग करोगे, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप आगे बढ़ा दोगे, वही कंटेनर शिप हो जाएगा और आगे जाके सेम कंटेनर रन हो जाएगा। तो इसका मतलब आप एज अ डेवलपर क्लाउड नेटिव अप्रोच से डेवलपमेंट करोगे। और आप क्या कर रहे हो अभी? तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो? पाइथन के बाद आप सेकंड चीज़ क्या पढ़ोगे? HNSD। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? फास्ट API। उसके बाद साथ साथ आप क्या पढ़ोगे? डॉकर का मतलब है कंटेनर। अभी हमारे केस में तो आप क्या करोगे? आप कंटेनर में साइड से चला रहे हो और उसके नीचे सारी चीज़ों के नीचे कुबरनेटिस होगी। तो ये आर्किटेक्चर आपको आगे जाके पढ़ना है। अभी आपका फोकस क्या है? पाइथन। पाइथन की इस वक्त डिमांड क्या है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप ड्रोन देखो, जो आपको ड्रोन उड़ते हुए दिख रहे होते हैं, उसमें रोज़ चल रहा होता है, उस पर भी पाइथन के आपके पास प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अगर आप कोई हैवी इक्विपमेंट आर्मी की मशीन देखो या कोई ऐसे हैवी इक्विपमेंट टूल देखो जो एम्बेडेड होकर चल रहे होते हैं, उसमें भी हमारी जो रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रही होती है वो रोज़ 2 पे चल रही होती है। रोज़ 2 पे भी पाइथन होती है। अगर आप हैकिंग की दुनिया में जाओ, आप डिफेंसिव ऑफेंसिव सिक्योरिटी देखो, तो वहाँ पर जो पेलोड्स बनते हैं, जो सारी वर्किंग कर रहे होते हैं आपके बिहाफ पे, वो पाइथन में लिखे हुए होते हैं। अगर आप नेटवर्क की दुनिया में जाओ, नेटवर्किंग जैसे डेटा सेंटर होते हैं, जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, या कोई आपने बैंक का डेटा सेंटर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, तो जो नेटवर्किंग आपस में मौजूद होती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उसकी ऑटोमेशन भी कौन कर रहा होता है? पाइथन पे हो रही होती है। हमारी डेवऑप्स की मार्केट में स्क्रिप्टिंग हम करते हैं, ऑटोमेशन वो भी हम पाइथन में करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैकएंड लिखते हो, डीजेंगो है, फ्लास है, फास्ट API है, ये भी आपके पास पाइथन में है। ChatGPT आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पीछे ट्रांसफॉर्मर चल रहा होगा। ChatGPT का ट्रांसफॉर्मर पाइथन में लिखा हुआ है, पाइटॉर्च की लाइब्रेरी पर। इसके अलावा पाइथन का अगर आप चाहें ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, NVIDIA आइजैक की सिम, पाइथन के ऊपर आप पूरी उस पर वर्किंग करोगे, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स वर्किंग करती है। इसके अलावा आप कोई नॉन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स देखो, उस पर भी आपकी पाइथन की वर्किंग मिलेगी। तो पाइथन बहुत वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि जो एजेंटी की एक हम पढ़ेंगे, हम भी पाइथन यूज़ करेंगे। डीप लर्निंग पाइथन के ऊपर पूरी चल रही है। डेटा साइंस इतनी बड़ी मार्केट है, वो पाइथन में चल रही है, सारी चीज़ें पाइथन पे हो रही होती हैं। मिडिलवेयर की जो मार्केट है, उसमें जितना भी आपके डेटाबेस से हैंडलिंग हो रही होती है, ETL चल रहा होता है, सब पाइथन के ऊपर वर्किंग हो रही होती है। तो आप ये देखें पाइथन कितनी वास्ट मार्केट है। तो आपका पहला गोल क्या है कि आप पाइथन के बेस्ट डेवलपर बने। आप क्या करें? आप गूगल पे जाके ये निकालें कि पाइथन का कोई चैलेंज हो रहा है कहीं पर, उसको भी लिस्ट डाउन कर लें। फिर पार्टिसिपेट नहीं करें, फिर लिस्ट डाउन कर लें, फिर आपने पाइथन अच्छी नहीं पढ़ी। आप ये देखें दुनिया में पाइथन का इंटरव्यू लेके कौन जॉब दे रहा है, उसकी कंपनी को लिस्ट डाउन कर लें। इस तरीके से 8-10 लोगों की लिस्ट बना लें। और जैसे ही आप अच्छी पाइथन पढ़ें, आप जाएँ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें, आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, आप कंपनीज में अप्लाई करें जो पाइथन का इंटरव्यू लेके जॉब देती है। तो आपके पास बहुत वर्सेटाइल मार्केट है। आप अपनी पाइथन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और अभी आगे जाकर हम क्लाउड नेटिव पढ़ेंगे। क्लाउड नेटिव लेकिन से बताने $1 बिलियन की स्किल्स मानी जाती है। इसकी रीज़न क्या है कि इस स्किल्स के बाद आपका ये लेवल हो जाता है कि आपके एप्लीकेशन में मिलियंस का ट्रैफिक आ सकता है। मिलियंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक बिल्डिंग में 50,000 लोग आ जा रहे हैं, तो उसका मतलब उस बिल्डिंग को बनाने से पहले कितनी प्लानिंग हुई होगी, कितने लोग आए होंगे, स्टेक होल्डर आए होंगे, कितना आर्किटेक्ट बना होगा, फिर जाकर उस बिल्डिंग का ये लेवल है कि वो एक बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, इसका स्क्वायर है, उसमें 50,000 लोग आके बैठे हुए हैं, होटल है, कोई कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। तो आप जो है, अब आप जो है सिर्फ सेंटेक्स वाले डेवलपर नहीं है,
अब आप आर्किटेक्चर सोचेंगे, अब आप पैराडाइम, क्या वर्ड है पैराडाइम, क्या वर्ड है पैराडाइम, अब आप सोचेंगे डिज़ाइन पैटर्न, क्या वर्ड है डिजाइन पैटर्न, अब आप सोचेंगे सिस्टम डिज़ाइन, क्या वर्ड है ये 3-4 वर्ड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसको वर्किंग करिए। अब आपके लिए प्रोग्रामिंग सेंटेक्स नहीं है, अब आप प्रोग्रामिंग को एज अ सेंटेक्स देखना छोड़ दें। आपको ये पता होना चाहिए ये वाला प्रोग्रामिंग में काम कराना है तो कैसे कराना है, ये वाला काम कराना है तो कैसे कराना है। अब आपका ये नहीं होना चाहिए मैं आपको बताऊं कि भाई ये मैं इस तरीके से कीवर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पर डॉट डलेगा, यहाँ पे स्पेस डलेगा, यहाँ पर ये होगा, ये वाला लेवल से बाहर आ जाएगा। अब आपके सामने अगर प्रोग्रामिंग लिखी हुई आप छोड़ दें वो कैसे लिखी हुई, आप ये देखिए वो कर क्या रही है। सेंटेक्स आप बोलेंगे आपके पास इंटरनेट है, 2 मिनट में सेंटेक्स आ जाएगा। अभी जो हमने विद पढ़ाया था ओपन क्लोज कर रहा था विद। अब मुझे बताया अगर विद का सेंटेक्स आप भूल जाते हैं लेकिन आपको पता है कि विद क्या करता है, कि वो ओपन क्लोज कर रहा है लॉजिकली प्रोग्राम को, तो मुझे बताएं सेंटेक्स ढूंढना आपके लिए देर की बात है नो सर, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने से क्या फ़ायदा होगा कि आप ढूंढ लेंगे कि ये काम विद करता है। यस, तो अब आप प्रोग्रामिंग को एज अ सेंटेक्स देखना छोड़ दें। अब आप प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट देखें कि मेरा ये काम कौन करेगा, ये करेगा। तो अब जो सर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपके क्विज़ के बाद, जैसे आपका अलग क्विज़ होगा क्विज़ के बाद हमारी पूरी लर्निंग का तरीका चेंज हो जाएगा। हम आपको सेंटेक्स पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे प्रोग्रामिंग कि आपने ये काम कराना है, ऐसे होना है। कोई भी आपको सेंटेक्स नहीं बताएगा। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, क्लास स्मॉल सी से शुरू होगा, स्मॉल सी के आगे कैपिटल लगाएंगे, उसके आगे ये लगाएंगे, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको ये बताएंगे ये सेंटेक्स है, काम ये कर रहा है, काम देखो। सेंटेक्स को हटाओ माइंड से, सेंटेक्स आप खुद लिख लोगे जब आप करने वाले। तो थैंक यू सो मच क्लास, आपका ऑलरेडी 37 मिनट्स मैंने ले लिए और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी चलो सर, 10 सेकंड ले लीजिए।